नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजम वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ रूम लाइव की। आज की न्यूज़ रूम लाइव में हम लोग पूरे भारत में क्या कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर बात करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन वहीं पर शुरुआत करते हैं चनाब वैली पर बन रहे सबसे ऊंचे ब्रिज की, जिसको देखकर एप्पल के सीईओ टिम कुक की भी नज़रें खुली की खुली रह गई। आपको ये बताएं कि ये एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि ये देखने को मिला कि एप्पल के सीईओ टिम कुक जिस तरीके से इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं, और क्योंकि इंडिया में पहला एक फिजिकल स्टोर जो है वो खुल रहा है एप्पल का, जिसके इनॉग्रेशन के लिए, जिसकी शुरुआत के लिए टिम कुक इस समय इंडिया में मौजूद है। और जब वो रेलवे मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चिनाब वैली ब्रिज जो बन रहा है उसकी तस्वीर देखी, और वो तस्वीर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जिस तरीके से इतना ऊंचा ब्रिज, और ये भी माना जा रहा है कि आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचाई है इस ब्रिज की। इसको बनाने के लिए चैलेंजेस तो बहुत है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो बहुत ही मुश्किल से हुई, और जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लिया है उनको भी काफ़ी चैलेंज आए, लेकिन वहीं पर ये एक सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो है। और जिसके बाद ट्विटर पर अपने अकाउंट पर अश्विनी वैष्णव ने ये जो वीडियो है ये जारी किया और इसे शेयर किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि टिम कुक को वो बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है इसकी क्या कुछ क्वालिटीज़ है, और दिसंबर के एंडिंग तक इस ईयर में जो वंदे भारत ट्रेन है वो इस ब्रिज पर चलती हुई नजर आएगी, जो कि कश्मीर को बाकी भारत के हिस्सों से जोड़ेगी। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है वो ये ब्रिज उसमें भी भागीदारी लेगा। आपको ये बताएं कि पूरी जानकारी जो इसके रिगार्डिंग है, क्योंकि टिम कुक जो हैं वो अभी भारत के दौरे पर है। इस बीच वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, जिसके बाद उन्होंने आईफोन के लेकर जो एक फिजिकल स्टोर यहाँ पर आईफोन का खुल रहा है मुंबई में, उसको लेकर उनसे बातचीत की गई, स्किल्स के बारे में बात की गई, कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई। लेकिन वहीं पर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया, ये पूरी तस्वीर देखी गई, जिसको देखकर उनके मुंह से भी निकल गया कि वाओ दैट्स स्पेशल। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग तस्वीर है, जिसकी डिस्क्रिप्शन वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो विजुअल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि अश्विनी वैष्णव किस तरीके से इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो ब्रिज है, चिनाब वैली ब्रिज है, ये 5000 किलोमीटर्स तक का ये न्यू ट्रैक है जो कि प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और जिसमें कि ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा लंबा जो प्रोजेक्ट है वो बना था, जो कि 5200 किलोमीटर्स का था, और जो दूसरा है वो भारत में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है 5000 किलोमीटर्स का। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट्स, ऐप इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन भी हुई है। लेकिन वहीं पर ब्रिज की बात करें तो अभी तक इस ब्रिज पर जो कुल मिलाकर कॉस्ट एक्सपेंड हुई है, यानी कि जो खर्चा हुआ है, वो उसके बारे में बात करेंगे तो 1400 करोड़ तक का जो खर्चा है वो इस पर हुआ है। यानी कि 1400 करोड़ तक की जो लागत है वो इस ब्रिज को बनाने के लिए आई है, और इस प्रोजेक्ट को दिसंबर एंडिंग तक खत्म कर दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक ट्रायल इस पर किया गया है, तो दिसंबर एंड तक वंदे भारत आपको इस पूरे ब्रिज पर चलती हुई नज़र भी आ सकती है। और इसी के साथ साथ ये पूरा प्रोजेक्ट जो कि 111 किलोमीटर तक इसको कंप्लीट करने की बात कही गई, जो कि श्रीनगर बाउंड से लेकर, यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अथॉरिटीज़ को भी ये कहा गया है कि इस पूरे चिनाब ब्रिज पर जो काम है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और अभी जैसे लास्ट मंथ की बात करें तो लास्ट मंथ में एक छोटा सा टेस्ट किया गया था, एक ट्रायल किया गया था, जिसमें कि एक स्मॉल ट्रेन को इस पूरे ब्रिज पर चलाया गया, चेक करने के लिए ट्रायल बेसिस पर चलाया गया। लेकिन वहीं पर दिसंबर एंडिंग तक अब इसकी शुरुआत वंदे भारत की होगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, इस बीच अब हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि ये जो बात है अब एप्पल तक पहुंच चुकी है। टिम कुक ने भी ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो रही है, और ये कश्मीर को बाकी हिस्सों से जोड़ेगा, यानी कि भारत के बाकी हिस्सों के साथ इसे कनेक्ट किया जाएगा। और कुल मिलाकर अभी तक जो एक्सपेंडिचर इसमें बताया जा रहा है वो 1400 करोड़ का बताया जा रहा है। और जहाँ पर पहला जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बताया कि 5200 किलोमीटर तक का रेलवे प्रोजेक्ट सबसे पहला जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बना है, और दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, जिसमें कि
5,000 किलोमीटर तक का ये जो रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट है इसे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं पर अब बात करेंगे हम लोग, जिस तरीके से अब टिम कुक ने भी ये चीज़ कही है कि इस प्रोजेक्ट की जब शुरुआत होगी तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट होगा। और इसी के साथ साथ चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हम लोग ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारी जो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रियंका गुप्ता यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे आरटीओ कश्मीर द्वारा जो एक ऑर्डर जारी किया गया है। हालांकि सभी जानते हैं कि जो जुवेनाइल होते हैं, जो माइनर होते हैं, जिस तरह से कोई भी माइनर जो है वो गाड़ी नहीं चला सकता या टू व्हीलर नहीं चला सकता। एक ऑर्डर सामने आया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक टू व्हीलर, एक स्कूटी जो कि एक क्राइम में यूज हुई और एक माइनर ने चलाई, अब उस पर एक्शन लिया गया है। कौन कौन सी सेक्शंस के अंडर एक्शन लिया गया है? एक शख्स है श्रीनगर का, उस पर एक्शन लेते हुए उसको 5,000 का जो फाइन है इम्पोज किया गया है। और क्या है पूरी खबर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये ऑर्डर जारी हुआ है सेक्शन 180 जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर, और व्हीकल नंबर जो है जो कि 01AS7723, और ये स्कूटी को सीज भी किया गया है। और साथ ही जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर पालमपुरा में स्टेशन हाउस ऑफिसर है वहां पे ये केस सामने आया था और पुलिस अथॉरिटीज ने इस व्हीकल को सीज किया है। और ये व्हीकल एक माइनर चला रहा था, जाहिर तौर पर उसके पास लाइसेंस नहीं था। और एसएचओ ने रिकमेंड किया है कि इस पर जो सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 है, व्हीकल के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, जो ओनर है इसका उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, जो इसे चला रहा था उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। तो व्हीकल को सीज कर दिया गया है। और साथ ही बताऊं कि जो चला रहा था उस पर तो एक्शन हुआ ही है, साथ ही जिसकी ये व्हीकल है, जो इसका ओनर है, उस पर भी एक्शन हुआ है। और सेक्शन 3 जो है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी इंडिविजुअल बिना लाइसेंस के कोई भी गाड़ी या फिर टू व्हीलर नहीं चला सकता है। सेक्शन 4 जो मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 है उसके अंडर भी कोई भी शख्स जो 18 साल से कम जिसकी उम्र है, वो 50 सीसी जिसकी इंजन कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा वाली कोई भी गाड़ी या फिर टू व्हीलर नहीं चला सकता है। और सेक्शन 180 मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 है, उसके अकॉर्डिंगली जो ओनर होगा टू व्हीलर या फोर व्हीलर या किसी भी गाड़ी का, उस पर भी एक्शन होता है। और जिस तरह से पहले भी ऑर्डर सामने आया था कि कोई भी ओनर है गाड़ी या टू व्हीलर का, अगर वो अलो करता है किसी माइनर को गाड़ी चलाने के लिए तो उस पर भी एक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 महीने की उसे जेल हो सकती है और या फिर उसको 5,000 का जो फाइन है वो देना होगा। और ये ऑर्डर इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दूं कि श्रीनगर के मीर मंसूर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला मिस्टर हिलाल महराज, इसके ऊपर जो एक्शन लिया गया है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि इसने 16 साल का एक माइनर जिसे इसने अपनी स्कूटी दी थी चलाने के लिए, उस पर एक्शन हुआ है। जो चला रहा था उस पर एक्शन हुआ है, जिसकी स्कूटी थी वो सीज की गई है और जो ओनर था उस पर 5,000 का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। तो ऑर्डर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और जो ऑर्डर सामने आया है ये पहले ऑर्डर से ही कनेक्टेड है, क्योंकि पहले ही एक ऑर्डर जारी किया गया था आरटीओ कश्मीर द्वारा कि कोई भी माइनर जो है वो गाड़ी या स्कूटी नहीं चला सकता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर वो चलाता है कोई गाड़ी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जाहिर तौर पर जो ओनर है जिसने अलो किया है किसी ऐसे शख्स को स्कूटी या गाड़ी चलाने के लिए तो उस पर भी एक्शन होगा। और आप इस ऑर्डर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मिस्टर हिलाल महराज है जो श्रीनगर के मीर मंसूर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर यह एक्शन हुआ है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ऑर्डर पहले भी जारी हुआ है और हर कोई जानता है कि कोई माइनर स्कूटी या गाड़ी नहीं चला सकता, पर उसके बावजूद सड़कों पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाड़ियां दौड़ाते हुए नज़र आते हैं, टू व्हीलर दौड़ाते हुए नज़र आते हैं। और बहुत बार जब एक्शन नहीं होता है तो उनको और हौसला मिलता है, जिसके चलते कई ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। और ये जो ऑर्डर है वो एक क्राइम में एक स्कूटी यूज़ हुई थी जो कि एक माइनर चला रहा था, तो इसका अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग इस पर एक्शन लिया गया है, जो कि आप इस ऑर्डर पर साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। न्यूज़ रूम से हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं जसलीन को।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरी सहयोगी ने बताया, ट्विटर से जुड़ी हुई इस खबर की बात करें तो कल रात से ही ट्विटर पर जो है ब्लू टिक ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कल 20 अप्रैल की बात करें तो जितने भी लेगेसी अकाउंट्स थे उनमें आखिरी दिन था कि ब्लू टिक वहां पर रहेगा, जिसके बाद अब ट्विटर ने सभी, चाहे हम तमाम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, पॉलिटिशियन लीडर्स की बात करें, क्रिकेट से जुड़े हुए बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तमाम उन सभी के अकाउंट से जो है ब्लू टिक अब रिमूव हो चुका है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। एलन मस्क की बात करें तो उसने पहले ही इस बात को लेकर जो है खुलासा कर दिया गया था कि बहुत जल्द जो है ये तमाम ब्लू टिक्स और तमाम ग्रे टिक की बात करें, येलो टिक की बात करें तो इनका सब्सक्रिप्शन जो है अब आपको खरीदना पड़ेगा। पर जिस तरह कल रात को जब ये हटा उसके बाद से ही ब्लू टिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करना शुरू हो गया, जिसमें तमाम सवाल भी आए कि कितने पर मंथ जो है वो आपको यहाँ पर पेड जो है अब रहेगा, क्योंकि ट्विटर की बात करें तो जब से ही एलन मस्क ने इसे हैंड ओवर किया था तो तब से ही कहा जा रहा था कि इस ट्विटर में किस तरह से रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा, और यही वजह रही कि तमाम जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं उन्हें जो है पेड कर दिया गया। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही बताया गया है कि सिर्फ आम लोगों की बात करें तो अब वो भी जो है ब्लू टिक जो है आराम से खरीद सकते हैं। पहले अगर बात करें तो वेरीफाइड अकाउंट्स रहते थे, सेलिब्रिटीज़ की बात करें या तमाम जितने भी नॉन पर्सनैलिटीज़ थी सिर्फ उन्हें जो है ब्लू टिक दिया जाता था, पर अब आम एक व्यक्ति भी ब्लू टिक जो है खरीद सकता है, जिसके लिए सिर्फ आपको पर मंथली जो है पेड होगा और जो आपको इसमें पैसे जो हैं वो देने होंगे। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि ट्विटर में अब जो भी ज़रूरी ब्लू टिक जो लेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो वेरिफिकेशन बैच जो हटा दिया गया है, इसको लेकर ये सबसे पहला सवाल यही है कि सभी को जो वेरिफिकेशन बैच जो था वो हटा दिया है। तो ऐसे में ट्विटर ने पहले ही कुछ बदलाव किए थे, जिसमें पहला अलग अलग वेरिफिकेशन बैच जो है वो बताया गया था, जिसमें कंपनीज को जो है येलो, सरकार और एजेंसियों की बात करें तो उन्हें जो है ग्रे बैच जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो उन्हें ब्लू टिक जो है वो मिला था, और कंपनी ने सभी लेगेसी अकाउंट्स की बात करें तो उन पर जो ब्लू टिक हटा दी है, और कुछ अगर आप अकाउंट्स की बात करोगे आपको अभी भी जो है उन पर ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा, तो वो वही अकाउंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसे जो है सब्सक्रिप्शन को ऑलरेडी ले लिया है, सिर्फ वही अकाउंट्स है जिस पर आपको ब्लू टिक नजर आएगा। हालांकि एलन मस्क ने यह भी बताया कुछ इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उनके ब्लू टिक नहीं हटाए गए हैं। ये एलन मस्क ने ये जानकारी भी दी है कि उनके सब्सक्रिप्शंस जो हैं उन्होंने अपने लेवल पर जो हैं वो खरीदे हुए हैं। वहीं ट्विटर ने लंबे समय से अगर बात करें तो घाटे में चल रहा था, और यही वजह थी कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो इसीलिए ये तमाम बैचेस जो हैं वो रखे गए हैं। अब किन लोगों की बात करें उन्हें ये वापस ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, तो आपको बता दूं हर किसी को मिल सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको जो है पर मंथ अगर बात करें कि अगर आप वेबसाइट वर्जन ले रहे हैं तो इसके लिए आपको पर मंथ जो है 650 रुपीज़ देने पड़ेंगे ब्लू टिक के लिए, और अगर आप मोबाइल वर्जन ले रहे हैं तो आपको 900 रुपीज़ जो है पर मंथ देने पड़ेंगे अगर आप अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहते हैं। इसके साथ साथ पूरे पर ईयर की अगर बात करें तो 9400 आपको मोबाइल वर्जन के लिए देने होंगे, और अगर वेबसाइट वर्जन की बात करें तो 6800 रुपीज़ जो है वो आपको देने होंगे अगर आप अपने अकाउंट पे जो है ब्लू टिक लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत आपको सिर्फ ब्लू टैग ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें इस प्लेटफॉर्म में आपको 3 तरह के टैग है, जिसमें आप येलो, ब्लू और ग्रे टैग जो है वो है। और इसके अलावा कंपनी ने कुछ दूसरी जानकारियां भी स्पेशल अकाउंट्स के साथ जोड़ी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप 4000 से ऊपर वर्ड्स का जो है ट्वीट कर सकते हैं, और उन अकाउंट्स की बात करें तो उनके होम पेज पर एड्स जो हैं वो भी कम आएंगी। और एलन मस्क ने ट्विटर पर जो है डील पूरी करने के बाद ये भी कहा है कि ब्लू सब्सक्रिप्शन को रीलॉन्च करने का फैसला जो है वो लिया गया था, और इसके लिए उन्होंने 3 तरह के टैग जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, और इसमें कंपनी के लिए जो है येलो बैच बताया गया था, सरकारी एजेंसी की बात करें उन्हें ऑफिस और दूसरे सरकारी अकाउंट्स की बात करें तो उन्हें ग्रे बैच जो है वो दिया जाएगा, और आखिर में जो है ब्लू टिक जो कि इंडिविजुअल्स के लिए, यूजर्स के लिए लाया गया है। फिलहाल अगर भारत में बात करें तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, तमाम इन सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो फिलहाल इनके अकाउंट से भी ब्लू टिक जो है वो हट चुका है। वहीं अगर क्रिकेट की दुनिया की बात करें जिसमें विराट कोहली, MS धोनी की बात करें तो उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक जो है हटा दिए गए। वहीं बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट की बात करें, कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट की बात करें, राहुल गांधी के अकाउंट की बात करें तो उनसे भी जो है ब्लू टिक को कल रात को ही हटा दिया गया था। और उसके बाद कुछ राजनेताओं की बात करें, पॉलिटिशियन लीडर्स की बात करें तो उनके अकाउंट से भी जो है हट गया। अब इन सभी को भी अगर ब्लू टिक जो है अगर चाहिए तो उसके लिए उन्हें जो है
पैसे जो हैं वो देने होंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर मोबाइल वर्जन की बात करें तो 900 पर मंथ जो है उन्हें इतने पैसे जो हैं खर्च करने होंगे, क्योंकि अब ट्विटर ने रेवेन्यू कमाने के लिए नया जरिया जो है वो बनाया, क्योंकि ऑलरेडी ट्विटर घाटे में चल रहा था, जिसके बाद एलन मस्क ने ये फैसला लिया था कि रेवेन्यू जो है किस तरह से जनरेट किया जाएगा, तो उस वजह से ये बड़ा फैसला जो है वो अब लिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की, और अब क्रिकेट से दुनिया से हमारे सहयोगी साहिल केरनी आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए क्रिकेट के हवाले से आपको कुछ खबरें बता दें, कुछ अहम जानकारी आप तक साझा करना जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह आईपीएल चल रहा है और हमेशा मैच फिक्सिंग की बातें सामने आती रहती हैं, और मोहम्मद सिराज जो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आए हैं। क्या वो इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें और क्या हम बात करें आईपीएल की। अभी कल ही मैच था आरसीबी और पंजाब का, जिसमें 4 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए और बेहतरीन प्रदर्शन अपनी बॉलिंग से किया और इम्प्रेस सबको किया। उन्हीं की तरफ से खुलासा किया गया कि एक सटोरिया ने उनको संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनसे वो अंदरूनी जानकारी टीम की मांग रहा था, जिसके लिए उन्होंने उसको साफ मना कर दिया। और बीसीसीआई की एक अपनी जो है एंटी करप्शन यूनिट है उसको जो है इन्फॉर्म किया गया उनके द्वारा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन जो है वो लिया जाता। आपको जैसे कि पता होगा 2013 में भी श्री संत और उसके साथ हम नाम लेंगे अंकित चौहान और अजीत चिंदला को सीएसके की टीम के पूर्व प्रिंसिपल गुरुनाथ मेयप्पन के साथ स्पॉट फिक्सिंग करते हुए आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और अभी तक उनकी जो वो बहाली नहीं हो पाई है। अभी तो ये अभी वैसे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर फिलहाल जो उनको स्पॉट फिक्सिंग करते हुए इनके आरोपों में अभी सिद्ध तो नहीं हुए थे, पर उनको पकड़ा गया था और उनको गिरफ्तारी भी उस दौरान हुई थी। और ऐसे ही एक मामला देखने के लिए मिला था 2021 में, और वो थे शाकिब अल हसन, तो उनको भी जो भ्रष्ट संपर्क के निलंबित कर दिया गया था। और ये बातें थी कि स्पॉट फिक्सिंग को लेकर फिक्सिंग में जो है उनको बाहर कर दिया गया था। इस तरह का मामला जो सामने आया था मोहम्मद सिराज के साथ भी आया था, और उनको भी उन्होंने आगे एंटी करप्शन यूनिट को जो इसकी सूचना दी, उसके बाद जो है उन्होंने अपना एक्शन किया। और एक अहम जानकारी आपको देना बड़ा ज़रूरी है, जब ये 2013 का इंसिडेंट जब हुआ था उसके बाद से ना बीसीसीआई काफ़ी इस पर एक्टिव हो गया था, और उसने जो हर एक टीम के साथ अपना एक अधिकारी, एंटी करप्शन यूनिट का एक अधिकारी जो है टीम के साथ रखा गया हुआ है। और वो अधिकारी जो है पूरी जानकारी जो है उन टीम प्लेयर्स जो होते हैं उनसे लेता रहता है। हर एक टीम का जो प्लेयर है उसे खिलाड़ी जो है उसको लेता रहता है, और उनकी एक कार्यशाला भी लगाई जाती है एंटी करप्शन यूनिट के द्वारा कि क्या करें और क्या ना करें, किस शख्स से बात करनी है, किस तरह की बात करनी है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है वो आपको किस तरह से अप्रोच कर रहा है, इस सब पे जो है वो जानकारी एंटी करप्शन यूनिट बीसीसीआई की एक अहम यूनिट है जो वो इनको देती है। और अब बात करते हैं जिस तरह आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की बात की, कल जिस तरह 2 मुकाबले थे, दोनों मुकाबलों में जो है बेहतरीन प्रदर्शन जैसे रहा, आरसीबी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जहां पे केकेआर और दिल्ली ने कल पहली जीत अपने नाम दर्ज की, पर वो जीत जो इतनी कोई अहम जीत जो है वो नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन दिल्ली का बैटिंग में नहीं रहा। आखिरी ओवर तक वो मैच किया, हालांकि 126 रन किए थे केकेआर ने, वो 127 रन का टारगेट था, बहुत ही छोटा टारगेट था, और उसको भी आखिरी ओवर तक दिल्ली जो है वो लेके गई। तो मतलब कि बैटिंग इतनी स्ट्रांग होने के बाद, वो इतने बड़े बड़े नाम शामिल होने के बाद भी इस तरह का कोई परफॉर्मेंस दिल्ली का नहीं दिखा। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, कल ही वापसी की है फिलिप साल्ट ने, बेहतरीन T20 प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ओपनर हैं, और उनकी तरफ से इस तरह की बैटिंग की उम्मीद नहीं की जाती। जहाँ हम बात करें दिल्ली की बॉलिंग की, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और ये दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के जो है एक हिस्सा भी हैं और स्टार भी हैं। इन पे पूरी टीम जो है बहुत दमखम रखती है कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस जो है देंगे और इंडियन क्रिकेट टीम जो है जीतेगी। और वहीं बात करते हैं जैसे आरसीबी की, और आरसीबी पंजाब के मैच की। पंजाब जो है वो लगातार जो है उनकी वो फ्लॉप चल रही है। अगर उनको अब बना रहना है तो उनको मैच जितना आगे वाले बहुत ज़रूरी हैं। वो अब हारेंगे तो वो आगे प्लेऑफ्स के लिए बिल्कुल भी अपनी उस दौड़ में नहीं रहेंगे। और जैसे आरसीबी की बात है, आरसीबी ने मैच जीता कल का, तो वो तो प्लेऑफ्स के लिए बिल्कुल बरकरार है। और वहीं पर बात करें फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोनों का रहा। अब तक पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए दोनों नज़र आए हैं, पर विराट कोहली से उम्मीद हम इस तरह की नहीं कर सकते कि जिस तरह का स्ट्राइक रेट से वो कल खेले हैं। विराट कोहली जिस स्ट्राइक रेट से कल खेले हैं वो बहुत ही कम था। 120 की स्ट्राइक रेट से, वो तकरीबन 120 की स्ट्राइक रेट थी जिससे वो उन्होंने कल की बैटिंग की है, तो वो बहुत ही कम माना जाता है, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ओपनर आते हैं जो 150, 160, 170 की स्ट्राइक रेट से अक्सर देखा जाता है उनको बैटिंग करते हुए।
और कल वो उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, शायद वो भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से ना खुश होंगे। आज की बात करते हैं, आज का जो मैच है, आज चेन्नई का मैच है, वो खेला जाएगा हैदराबाद के साथ। हैदराबाद को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगी, और चेन्नई के लिए भी जीतना ज़रूरी है अगर उनको प्लेऑफ्स में बने रहना है। अभी देखते हैं, है तो चेन्नई में ही है, कौन जीतता है मैच। और इसमें जो सबसे अहम बात है, बात वही आएगी, ड्यू फैक्टर रहेगा। जो टीम टॉस जीतेगी पहले वो बॉलिंग करेगी, बैटिंग जो दूसरी टीम को देगी करने के लिए। और उसमें से सबसे अहम बात आती है वो ये आती है कि बॉलिंग में यहाँ पे स्पिन जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, और दोनों के पास बेहतरीन स्पिनर भी हैं। और आज हम शायद आदिल राशिद और या अकील हुसैन को बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं इस पिच पे, क्योंकि मयंक मार्कंडे तो उनके पास है ही एक बेहतरीन स्पिनर, और अकील हुसैन और उसके साथ जो हम दूसरा स्पिनर हम कह रहे हैं अकील हुसैन और आदिल राशिद, दोनों बेहतरीन स्पिनर हैं। ये दोनों में से कोई एक बॉलर जो है ये खेमे में शामिल हो सकता है। और दूसरी तरफ हम बात करें सीएसके की, सीएसके में रविंद्र जडेजा जड्डू बेहतरीन स्पिनर, बेहतरीन ऑलराउंडर, और मोइन अली बेहतरीन स्पिनर, बेहतरीन ऑलराउंडर, ये दो तो हैं ही हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि शाम को कौन टीम टॉस जीतती है, किसकी पहले बल्लेबाजी आती है, और किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीमों का रहता है, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है ये बॉलीवुड के हवाले से हमारी सहयोगी तनदीप कौर अब तक पहुँचाएंगी। शुक्रिया साहिल। तो इसी के साथ हम अक्सर बॉलीवुड की खबरों की बात की जाए तो काफ़ी हर एक इंसान जो है वो चर्चाओं में रहता है, लेकिन ये खबर आपके समक्ष रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश भी सामने आया है जो कि यूट्यूब को कहा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपने ब्लॉग्स डालते हैं, वीडियोज़ से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके व्लॉग्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो कई बार ऐसी खबरें जो है वो चला देते हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन वो दे देती हैं जो सही नहीं होती, जो कि फेक कहलाई जाती है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने अब यूट्यूब को लताड़ जो है वो लगाई है। लेकिन क्यों लगाई है, पूरा मामला क्या है और बॉलीवुड से क्यों जुड़ा है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन बिग बी, जिसे हर कोई जानता है, और बिग बी की पोती यानी कि उनके बेटा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन के लेकर एक यूट्यूब की तरफ से, एक यूट्यूबर की तरफ से एक फेक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली थी, जिसमें ये कहा गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और उसके बाद ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि जहाँ पर ये भी कहा गया कि वो उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, उसका निधन हो चुका है, जिसको लेकर साफ तौर पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पर काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा जो है वो देखने को मिला, और वो अपनी बेटी को लेकर यानी कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन जो कि 11 साल की है उसे लेकर वो हाई कोर्ट पहुंचे, और इसी दौरान उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जिस पर ये पूरा मामला सामने आया। और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो फेक न्यूज़ के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये पहुँचे हैं, तो अब उस याचिका को कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब को उनसे जुड़े जितनी भी करंट अपडेट्स हैं उन्हें पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कई जितने भी यहाँ पर लोगों ने इस न्यूज़ को आगे फैलाया है इन सब को यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये ब्लॉक हो जाना चाहिए, और यूट्यूब का भी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि उन्हें ये चीज़ देखना है कि कौन यहाँ पर क्या अपलोड कर रहा है। यूट्यूब सिर्फ ये नहीं कह सकता कि वो आम जनता को, आम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, सिर्फ इतने से ही नहीं चलेगा। अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है तो उनको ये भी जो है पूरा चेकआउट करना होगा कि आखिरकार जो जिन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया गया है वो क्या क्या अपलोड कर रहे हैं। इस तरह से कुछ व्यूज़ के लेकर, चंद व्यूज़ को लेकर इस तरह से फेक न्यूज़ अगर कोई फैला रहा है तो आपको उस इंसान को ये प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए और उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी जो है साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर पूरे मामले पर यूट्यूब अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। यूट्यूब ये नहीं कह सकता कि कोई क्या अपलोड कर रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यूट्यूब सिर्फ पूरा ध्यान देगा अब से कि उन्होंने जिस चीज़ को प्लेटफॉर्म्स दिए हैं वो इस चीज़ पर भी नज़र रखें कि वो क्या अपलोड कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या वो फेक न्यूज़ है या फिर उससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है या
इससे तमाम जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यूट्यूब इस पर ध्यान नहीं देता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा और अगला एक्शन जो है यूट्यूब पर भी लिया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी थी, ये इसलिए आपके समक्ष रखना ज़रूरी थी कि आप भी अगर यूट्यूब पर अपने वीडियोस डालते हैं, व्लॉग्स डालते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना होगा। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में। फिलहाल इतना ही, इसी के साथ अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।